सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ चुके थे कि जो वायु है वो कैसे बनती है और मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। फिर अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था और धूल और धुआं के बारे में भी। अब हम आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय घर में धूपालय कमरा खोजिए, सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे में अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानीपूर्वक दी। जैसे आपने ऐसा देखा होगा, ये वायु से धूल के कणों की उपस्थिति के सूर्य के प्रकाश में अवलोकन यहाँ पे बता रहे हैं। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे थे? ये कण क्या है? ऐसे यहाँ पे घूमते रहते हैं, आप देखा होगा घर में भी। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य की प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, मतलब जिससे फिल्टर होकर जो साफ वायु हमारे अंदर जा सके। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ये यहाँ पे बता रहे हैं, भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण। अब आजकल तो सभी को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी रहती है? नाइट्रोजन गैस। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99 भाग कौन कौन सा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर 1% जो बचती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अलग गैसें रहती हैं। आगे हम बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम, close all the doors and window with a curtain pull down to make the room dark। मतलब पूरे कमरे को आपको अंधेरा कर लेना है, सब जगह खिड़की और दरवाजे लगा लेना है। फिर उसके बाद एक जो दरवाजे से हल्का सा ऐसा उसमें छिद्र जैसे बना लेना है, जिससे वहाँ से आपको पता चलता रहे और सूर्य की रोशनी आए। Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight। और उसको जो सनलाइट आ रही है हल्की सी पतली सी बीम से, तो उसको आपको देखना है। उसमें आप देखेंगे कि हल्के हल्के जो है धूल के कण उसमें नज़र आएंगे। डू यू सी
Some tiny shining particles moving in the beam of sunlight. What are these particles? And during winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through trees in which dust particle appear in the dance merrily around. मतलब विंटर के सीज़न में आप देख सकते हैं, ठंड के टाइम में सूर्य की रोशनी जब मिलती है पत्तियों से मतलब छिपते हुए हल्की हल्की आती है, तो उसमें भी जो है धूल के कण वो दिखाई देते हैं। एंड दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह मतलब जो है डस्ट पार्टिकल वो अलग अलग रहते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। Fine hairs and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into respiratory systems। और इसलिए हमारे नाक में जो है हल्के हल्के टाइनी हेयर्स रहते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं, जिससे हम सांस लें अच्छी सांस और मतलब शुद्ध वायु हम ले सकें। एंड डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ। मतलब कई बार घर पे भी चिल्लाते हैं जिससे आप मुंह से सांस लेते हैं। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। और यदि आप लेंगे मुंह से सांस तो बहुत सारे जो केमिकल्स मतलब हार्मफुल जो डस्ट वगैरह है वो सब एंटर कर जाता है। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। द गैस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैस। तो मेनली इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर कुछ और अदर गैसेस हैं। देयर में बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेनली इसमें नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। मतलब 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्स रहता है। उसके बाद जो रिमेनिंग 1% रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और अदर जो गैसेस वो आ जाती हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। अब हमें बात करना है कि पानी में हो गया और मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो आखिर कहाँ से ऑक्सीजन उनको मिलती है। क्रियाकलाप 5 हमें बता रहे हैं। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसके धीमे धीमे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। अंदर जब अपन को देखेंगे जल कैसे जल में वायु विद्यमान है, इसमें अपन को ये जो कण दिखाई दे रहे हैं। क्या आप छोटे बुलबुले इसमें चिपके हुए दिखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप से बाहर आती है। आप पानी को यदि गर्म और करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 और 9 में पढ़ा है कि जीव पानी में रहते हैं और वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जैसे कहीं मछलियाँ रहती हैं तो मछलियाँ क्या काम करती उपयोग करते हैं? गिल्स का, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को उपयोगी बनाते हैं उनके लिए। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्रदान करते हैं? अब जैसे अंदर तरफ मिट्टियों में रहते हैं तो उनके वो कहाँ से मिलती है हम देखते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक थैला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु हो। और ये चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। सूखी मिट्टी को जब आप डालेंगे तो उसमें भी बुलबुले दिखाई देंगे, तो ये बताता है कि उसमें भी जो है वायु प्रेजेंट है। जब मिट्टी के थैले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव पौधे की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मादों से वायु की जगह पानी भर जाता है।
इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन के बाहर आते हैं? ऐसे बहुत सारे केंचुओं के अलावा बहुत सारे जीवों को आपने देखा होगा जो केवल जब वर्षा होती है तभी वो बाहर निकलते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रस्थापित कौन करता है? अब हमें आगे देखना है कि आखिर जब इतने सारा उपयोग हो रहा है तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। सो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल? पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों को कैसे मिलती है ऑक्सीजन? यदि हम पानी की बात करें तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, वेल बिफोर द वाटर begins टू बॉयल, लुक केयरफुली इन द इनर सरफेस। मतलब बॉयल होने के पहले आपको उसमें अंदर देखना है पानी में, जब आप गर्म करेंगे तो उसमें हल्के बुलबुले ऐसे आ जाएंगे। डू यू सी टाइनी बबल्स? उसमें बबल्स आएंगे तो ये बबल्स बताते हैं कि एयर वाटर में डिजॉल्व है। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन द वाटर, व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ, द एयर डिजॉल्व इन इट escapes. As you continue heating, the water cell turns into vapor and finally begin to boil. We learned in chapter 8 and 9 that the animal living in the water use the dissolved oxygen in the water. The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? अब बता रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहते हैं, अब वो कैसे करते होंगे, वो कैसे सांस लेते होंगे, उसके बारे में हमें बात करना है। तो एक्टिविटी 6 में बताया है कि टेक अ लम्ब ऑफ ड्राई सॉइल इन द बीकर और अ ग्लास, एट वाटर टू द इट एंड नोट व्हाट हैपन। डू यू सी बबल्स कमिंग फ्रॉम द सॉइल? जो सूखी मिट्टी को आप ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तब उससे हल्के बुलबुले उससे भी निकलेंगे। तो ये हमें बताता है कि मिट्टी में भी जो है एयर प्रेजेंट है। These bubbles indicate the presence of air in the soil, and when the water is poured on the lump of soil, it displaces the air, and which is seen in the form of bubbles. और जब आप पानी के जो मिट्टी के थैले में पानी डालेंगे तो उससे भी जो एयर जो है वो निकल जाएगी, और वहाँ पे भी वो दर्शाते हैं कि इसमें एयर प्रेजेंट है। The organisms that live inside the soil and the plant root respires in the air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. इसलिए वो लोग गहरे गहरे गड्ढे करके बिल बना के रहते हैं, जिससे उनको आने जाने में तकलीफ ना हो और गैस भी जो है आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। These burrows also make space available for the air to move in out of soil. However, when it rains heavily, water fills up all the space occupied by the air in the soil. और जब कभी बरसात होती है तो जो जितनी जो जगह रहती है पूरी वो पानी के द्वारा भर जाती है, इसलिए बहुत सारे जीव जो है बाहर निकल आते हैं। In the situation, animal living in the soil have to come out of for respiration. And could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? हमें बात करना है, जब इतनी सारी ऑक्सीजन सभी लोग उपयोग करते हैं तो ये ख़त्म क्यों नहीं होती है, तो ये कहाँ से जो है रिफिल होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रस्तावित होती है? अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु
उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में भी अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पौधे लगाते रहना चाहिए, जिससे हमें बाद में परेशानी ना जाए। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना होगा? इसमें आपने देखा होगा वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने, और पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। आपको पता होगा कि यदि जो मोटर टरबाइन्स रहते हैं, यदि उनको उल्टा घुमाया जाए तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही इसमें लगे रहते हैं, तो इससे भी बहुत सारी पवन चक्कियों का उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है अलग अलग जगहों पर। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज़ों को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है। और जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है, पानी को जल चक्र कैसे करती है, जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए, भाप में करने के लिए, तो ऊपर से पूरा जो जल चक्र वायु के द्वारा कंप्लीट होता है। हाउ is the oxygen in the atmosphere replaced? In chapter 7 we read about photosynthesis। photosynthesis के बारे में हमने पढ़ा था। In this process plant make their own food and oxygen is produced along with it। मतलब प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं और इससे ऑक्सीजन निकलती है। Plant also consume oxygen for respiration but they produce more of it than they consume, that is why we say plants produce oxygen. It is obvious that animal cannot live without plant. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in the plants and animals by photosynthesis in plant. This shows the interdependence of प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज लाइफ ऑन द अर्थ एंड आर दे एनी अदर यूजेस ऑफ एयर। और उसके अलावा भी क्या क्या यूज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे विंड मिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल is used to draw water from tubewells and run flour mills। उसके बाद विंड मिल के क्या काम है? and windmills are also used to generate electricity बनाने में। air helps in the movement of sailing yacht and gliders, parachutes, aeroplanes, or birds and bats, insects can fly due to presence of air। Air such also helps in the dispersal of seeds and pollens of the flower of several plants, and air plays an important role in the water cycle। और वाटर साइकिल में भी मतलब बहुत सारे काम जो है एयर करती है। सो हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, मतलब बहुत तेज जो चलती है। और वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इंग्लिश में यदि हम बात करें समरी,
Air is found everywhere. We cannot see air, but we can feel it. Air is motion is called wind. And air occupies space. Air is present in water and soil. Air is mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and few other gases. Some dust particles may also be present in it. And oxygen supports burning, and it's necessary for living organisms. The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. Plants and animals depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide. हमारा लेसन अभी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियोस को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जिससे भी वो क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छी प्रैक्टिस करो। बाय बाय।